दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो चलिए बच्चों, आज हम RIMC का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जून 2010 पार्ट ए का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हम RIMC के सभी लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन का सीरीज़ अभी चालू किया है। इसमें हम पहले मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स का पेपर्स कवर करने का कोशिश करेंगे। बीच में आपको इंग्लिश और जीके के भी हम आंसर शीट सॉल्यूशन जो भी है वो हम आपको अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए फटाफट अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों को भी अपने चैनल के बारे में बताइए ताकि हमको ग्रो होने में मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने RIMC मैथमेटिक्स जून 2010 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 3/5 इंटू -10/9 इंटू 21/-4 इंटू -6। बहुत ही आसान सवाल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 इंटू -10/9 इंटू -21/4। ये -4 हो या -21 हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू -6। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। वैसे ही 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -2 का यहाँ पे बचेगा -1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो ये बचा हमारा रिमाइंडर, -1 इंटू -7 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। ओके, तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू -21। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था शुरू में। ओके, समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 23% ऑफ अ नंबर इज 46, फाइंड द नंबर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमको सॉल्यूशन आएगा टू फाइंड द नंबर। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर। हमको गिवन है 23% ऑफ अ नंबर इज़ 46। हमको ढूंढना है वो नंबर, मतलब हमको ढूंढना है 100%। इज इक्वल टू हाउ मच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 46 इंटू 100 अपॉन 23। 23 1 ज़ा 23, 23 2 ज़ा 46, 2 इंटू 100 200। तो वो नंबर होगा हमारा 200 और आंसर इज इक्वल टू 200। क्लियर है बच्चों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द रैशनल नंबर्स -7/10, 5/-8 एंड 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमको ये सभी रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमारे रैशनल नंबर है 7/10, दूसरा है 5/-8 और तीसरा है 2/3। ठीक है, तो इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए हमको पहला ये तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमारा एलसीएम आएगा 120। ठीक है, तो 120 एलसीएम आया तो हम ये सबको 120 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा, इसका वैल्यू आएगा
84/120 -5/8 का वैल्यू आएगा हमारा 75/120 और इसका माइनस साइन है। और 2/3 का वैल्यू आएगा हमारा 80/120। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हमको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो हमारा -84 हो गया सबसे छोटा नंबर 1, -75 हो गया तो उसके बाद का छोटा नंबर 2, और -75 से बड़ा नंबर हो गया हमारा 80, तो ये बन गया नंबर 3। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया है वैसे ही वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो बहुत ही बढ़िया हमारा आंसर है। इसमें तो हमको एक्चुअली कुछ करना ही नहीं था। तो आंसर इज इक्वल टू -7/10, देन -5/8 एंड 2/3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ PQA is equal to in bracket 3p plus q the whole square minus in second bracket 3p minus q the whole square। तो हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और वो इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं, PQA is equal to 3p plus q the whole square minus 3p minus q द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ब्रैकेट को। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको मालूम है, वो फार्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारा बनेगा 9p स्क्वायर प्लस 6pq प्लस q स्क्वायर। यह आएगा हमारा एक ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस साइन है, ये बनेगा 9p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस q स्क्वायर। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 9p स्क्वायर प्लस 6pq प्लस q स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर प्लस 6pq माइनस q स्क्वायर। ये माइनस q स्क्वायर को ये प्लस q स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ये 9p स्क्वायर को ये माइनस 9p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा 6pq प्लस 6pq। तो यहाँ पे आएगा हमारा 12pq। हमको दिया गया है PQA is equal to 12pq, therefore A is equal to 12pq divided by PQ। PQ को PQ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 12। तो हमारा A का वैल्यू आया 12। सो आंसर इज इक्वल टू 12। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 25a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 10ac स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 49b स्क्वायर। ओके, तो बहुत ही आसान सवाल है। इसको एक्चुअली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम ये जो ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5a प्लस c द होल स्क्वायर माइनस
7b द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में आएगा हमारा 5a प्लस सी प्लस 7b, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा 5a प्लस सी माइनस 7b। तो यही आ गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, इतना सिंपल फैक्टराइजेशन था। क्लियर है? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ओके, हमको क्या दिया गया है? एक आइसोसेलर राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसका ये लंबाई और ये लंबाई दोनों सेम है, एक्स पकड़ते हैं हम इसको। इसका हाइपोटेन्यूज दिया है हमको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया है हमको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ये जो साइड्स है, साइड्स का लंबाई ढूंढना है। तो बहुत ही आसान है, हमको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर। तो हमको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिया है 200, हमारा s1 है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देयरफॉर 2x स्क्वायर is equal to 200, therefore x square is equal to 100, therefore x is equal to under root 100 is equal to 10। तो हमारा साइड्स का लंबाई आया 10 सेंटीमीटर, और आंसर इज 10। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, इफ a is to b is equal to 3 is to 5, b is to c is equal to 6 is to 7, find a is to b is to c। तो हमको ए बी का रेशो दिया है, बी सी का रेशो दिया है, और हमको ए बी सी का रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इज इक्वल टू 3/5 इंटू 6/7। इसमें ये बी को बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा ए अपॉन सी बचा हमारा 18/35। तो हमारा एस टू सी रेशो क्या बना? एस टू सी इज इक्वल टू 18/35। यहाँ तक क्लियर है? ओके, रेशो का सम है, तो रेशो का सम हम सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व करते हैं? हमको दिया गया है प्रेजेंट एज ऑफ राकेश एंड दिनेश इन रेशो ऑफ 5:7। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? पहले हम कंसिडर करेंगे लेट एज ऑफ राकेश इज इक्वल टू 5x, देन एज ऑफ दिनेश इज इक्वल टू 7x। अभी नेक्स्ट हमको क्या दिया है? आफ्टर 5 years द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 5:6। तो अभी राकेश का प्रेजेंट एज 5x है, तो उसका आफ्टर 5 years कितना एज हो जाएगा? 5x + 5। और दिनेश का प्रेजेंट एज है 7x, तो वो 5 years के बाद हो जाएगा 7x + 5। अभी ये दोनों का एज का हमको रेशो दिया गया है, वो रेशो है 5:6। तो ये दोनों का रेशो हम इक्वेशन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 5x + 5 अपॉन 7x + 5 इज इक्वल टू 5/6। ये चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 35x + 25
इज इक्वल टू 30x प्लस 30, तो आएगा 5x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अभी हमको दिया गया है राकेश का प्रेजेंट एज है 5x, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो हो गया 5 ईयर्स। और दिनेश का प्रेजेंट एज है 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो ये दोनों के करंट एज मिल गए हमको, तो हमारा आंसर है एज ऑफ राकेश इज इक्वल टू 5 ईयर्स एंड एज ऑफ दिनेश इज इक्वल टू 7 ईयर्स। क्लियर है? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ब्रिज विच इज 140 मीटर लॉन्ग। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस का ये हमारा सम है। हमको यहाँ पे ट्रेन का लंबाई और ब्रिज का लंबाई मीटर में दिया है और स्पीड दिया है हमको किलोमीटर पर आवर्स में। तो पहले तो हमको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं 45 इंटू 5/18, तो ये आएगा हमारा 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 360 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 140 मीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी हमको टाइम का फॉर्मूला मालूम है, टाइम इज इक्वल टू d/s। हमारा डिस्टेंस है 500, स्पीड है हमारा 25/2, मतलब यहाँ पे 25 आ जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। यह आया हमारा सेकंड में टाइम। सो इन 40 सेकंड ट्रेन विल पास द ब्रिज। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 40 सेकंड। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 4% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 2%, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमको यहाँ पे तो टाउन का एक पॉपुलेशन दिया हुआ है, उसका बर्थ रेट दिया है और उसका डेथ रेट दिया है, और 2 साल के बाद का हमको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। तो पहले तो इंक्रीज रेट हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू बर्थ रेट है हमारा 4% माइनस डेथ रेट है 2% इज इक्वल टू आएगा हमारा 2%। ओके, ये क्लियर है? तो अभी हमको पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2 ईयर्स निकालना है, तो उसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 द होल ब्रैकेट रेज टू 2 इज इक्वल टू हमारा पी है 20,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2/100 रेज टू 2, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 51 जा 50, 50 प्लस 1 51। तो हम इसको सिंप्लीफाई आगे ऐसे करेंगे, 20,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50, 51 जा 50, यहाँ पे आएगा हमारा 400, 0 को 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आएगा 20808।
तो यही होगा हमारा पॉपुलेशन। तो आवर आंसर इज इक्वल टू 20808। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अ स्क्वायर फील्ड whose area is equal to the area of a rectangular of length 225 meter and breadth 144 मीटर। तो हमको यहाँ पे दिया गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, तो उसका जो एरिया है उसी एरिया के बराबर स्क्वायर फील्ड का हमको एरिया निकालना है। तो सिंपल है, अपना फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। हमारा एल दिया है यहाँ पे 225 मीटर, ब्रेथ दिया है 144 मीटर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आएगा हमारा 32400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको दूसरा क्या गिवन है? दूसरा गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम है हमको, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आया, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 32400, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 32400। 32400 का रूट क्या आएगा? 32400 का रूट आएगा 180। तो हमारा आंसर क्या बना? आंसर इज इक्वल टू 180 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड बनेगा उसका लंबाई कितना होगा? 180 मीटर। क्लियर है दोस्तों? चलिए चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ ड्राइवर टेक्स सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स, हाउ मेनी टाइम्स विल द कार ट्रैवल वंस द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक? ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमको यहाँ पे दिया गया है कि ड्राइवर ब्रेक लगाने के लिए 1 सेकंड का टाइम लेता है, तो 1 सेकंड में वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से चल रही है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे टाइम जो दिया है वो सेकंड में दिया है, तो हमको ये जो गाड़ी का स्पीड है किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमको दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 40 इंटू 5/18, 2 9 ज़ा 18, 2 20 ज़ा 40। तो हमारा स्पीड आएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यह है हमारा गाड़ी का मीटर पर सेकंड का स्पीड। अभी हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकंड। तो हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड कितना है? गाड़ी का स्पीड है हमारा 100/9 मीटर पर सेकंड, टाइम है हमारा 1 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस आया 100/9 मीटर्स। तो ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाएगा तब तक हमारी कार जो है वो 100/9 मीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। क्लियर है बच्चों? तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 100/9। ओके, क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which base BC is equal to 5.4 centimeter, altitude from A is 2.6 centimeter, and medium bisecting BC is 3.5 centimeter,
एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन का सम है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले तो हम उसका बेस BC ड्रा करेंगे। बेस BC ड्रा करेंगे। ये हमारा दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम नाम देते हैं BC। बाद में अभी ये BC को जो मीडियन है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों का B और C का सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। तो हम कंपास में पहले B से लेके C तक, ये अब B के सेंटर से ज़्यादा जो माप रहेगा वो माप कंपास में ले लेंगे। कंपास का एक पॉइंट B के एंड में रखेंगे और एक आर्क मारेंगे और दूसरा आर्क बॉटम साइड में मारेंगे। सेम चीज़ हम C के यहाँ पे कंपास रख के और एक 2 क्रॉस आर मारेंगे। फिर ये दोनों आर्क का जो सेंटर पॉइंट है उसको जोड़ने वाला हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। थोड़ा समझ लीजिए, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन आया जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा ये BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हमारा मीडियन पॉइंट बन गया। ठीक है ना, इसको हम M बोलते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा रिबर्निश कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम ये जो वर्टिकल लाइन निकाला है वहाँ वो लाइन पे, लाइन BC से हमको डिस्टेंस दिया है एल्टीट्यूड 2.6 सेंटीमीटर। तो 2.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ पे B से भी 2.6 का एक पॉइंट निकाल लेते हैं। C से भी 2.6 का एक पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम ये तीनों पॉइंट जोड़ के एक पैरेलल लाइन बना देंगे जो कि यहाँ से ये 2.6 सेंटीमीटर पे रहेगी। यह हमारा BC है 5.4 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि पॉइंट A जो है वो लाइन BC से 2.6 सेंटीमीटर पे है और उसके साथ ही वो BC का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से 3.5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है ना, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम कंपास में 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। कंपास का पॉइंट यहाँ पे M की लोकेशन पे रखेंगे, BC लाइन पे M जो लोकेशन बनाए वहाँ पे रखेंगे और वहाँ से 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क मारेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट A। फिर हम पॉइंट A से पॉइंट B को कनेक्ट कर देंगे और पॉइंट A से पॉइंट C को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये बन गया ट्रायंगल ABC। ये जो लाइन आया AM, ये हमारा दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये जो कुछ भी स्टेप्स किया है वही स्टेप्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको ये सम समझ में आया होगा। ओके, तो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। Mahesh took a test which he had 20 questions. The total grade was computed by awarding 10 points for each correct answer and deducting 5 points for each incorrect answer. Mahesh answered all 20 questions and he received score of 125. How many wrong answer did he give? Very good. तो महेश ने एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है जिसमें करेक्ट आंसर को 10 मार्क्स है और रॉन्ग आंसर को 5 मार्क्स है। महेश ने टोटल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उसके बदले 125 मार्क्स मिले हैं। तो हमको पूछा गया है कि महेश ने कितने रॉन्ग आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो हमको जो पूछा है उसी को हम कंसिडर करते हैं। लेट महेश गेव wrong answer
बी एक्स, मतलब महेश ने जो भी रॉन्ग आंसर दिए थे वो हम एक्स पकड़ लेते हैं। तो करेक्ट आंसर बाय महेश कितना होगा, वो होगा हमारा 20 माइनस एक्स, बराबर। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये हमने एज्यूम किया एक्स, तो उससे हमारा करेक्ट आंसर आया 20 माइनस एक्स। तो अभी हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि जो करेक्ट आंसर है उसको 10 नंबर मिलते हैं और जो रॉन्ग आंसर है उसको -5 मार्क मिलते हैं। तो हम उसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 10 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, टोटल मार्क कितने मिले उसको, 125 मार्क्स मिले, बराबर है। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा 200 माइनस 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे आया हमारा 15x इज इक्वल टू 75, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ओके, तो मतलब महेश ने x क्या है हमारा, x है हमारा रॉन्ग आंसर्स, मतलब महेश ने 5 क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए थे। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are respectively 13 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे एक क्यूबॉइड दिया है, उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। हमको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब डायमेंशन दिए हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सवाल है। तो हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट L क्या है हमारा 13, ब्रेथ है 9 प्लस अगेन ब्रेथ है 9, हाइट है 2.5 प्लस 2.5 इंटू 13, ठीक है। तो इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो आएगा हमारा 2 इन ब्रैकेट 13 9 ज़ा 117 प्लस 9 इंटू 2.5 22.5 प्लस 2.5 इंटू 13 32.5। तो ये हमारा आगे बनेगा, ये सबका एडिशन करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 172 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आया हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारा 344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 344। क्लियर है बच्चों। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, use each of the digit 1 2 3 4 5 and 6 ones only in this multiplication problem to make the correct answer। अभी बच्चों वैसे तो ये बहुत ही दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको सही एप्लीकेशन लगाएंगे तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये संख्या फाइंड आउट करने के लिए मेरा सॉल्यूशन रहेगा 54 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, अ पीस ऑफ वायर इज बेंड in a shape of an equilateral triangle of each side being 7.2 centimeter. It is rebent to form a circular ring.
फाइंड द डायमीटर ऑफ द रिंग। यहाँ पे हमको दिया गया है एक वायर है जिसको कि हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेंड कर सकते हैं। तो बेंड करने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की जो लंबाई आएगी वो 7.2 सेंटीमीटर होगी, और बाद में यही वायर को हम सीधा करके एक सर्कुलर शेप में बेंड करेंगे। तो हमको निकालना है इसका सर्कल का डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो हमको मालूम है डायमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 3 इंटू 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा आएगा 21.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी हम ये 21.6 सेंटीमीटर को, मतलब 21.6 सेंटीमीटर का जो वायर है उसे सर्कल बनाएंगे। तो वो सर्कल का क्या आएगा, सर्कल का आएगा सरकमफरेंस, और हमको मालूम है सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू है 22/7, डी का वैल्यू हमको निकालना है, और हमको सरकमफरेंस दिया हुआ है 21.6। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 21.6 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 151.2 अपॉन 22 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आएगा हमारा, इसका डिवीजन करने के बाद 6.87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर इज इक्वल टू 6.87। क्लियर है बच्चों, आया समझ में। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों ये जो भी टाइप का क्वेश्चन है, आजकल ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते, और मैंने भी ये टाइप का क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है। तो अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन को टाल देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हो सके तो बीच में मैं कभी इसके ऊपर एक वीडियो बना के सेपरेट से डाल दूंगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। A box of candy bars can be divided equally without cutting anything among 2, 3 and 7 people. What is the least number of candy? What is the least number of candy bars the box should contain? ओके, तो हमको दिया गया है कि एक बॉक्स में कुछ कैंडीज रखी गई है, वो 2, 3 और 7 लोगों में इक्वली बांटी जा सकती है बिना काटे हुए। तो हमको पता करना है कि वो बॉक्स में कम से कम कितने कैंडीज रहेगी। तो ये सवाल वैसे देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल है हमारा एलसीएम का। तो अगर हमको लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज निकालनी है तो हमको ये 2, 3 एंड 7 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 7 हमको मालूम है, इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 to the 14, 14 इंटू 3 242। ठीक है, वो बॉक्स में मिनिमम 42 कैंडीज रहेगी, तभी हम उसको ये तीनों टाइप के लोगों में बांट सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हमारा आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू 42। क्लियर है बच्चों। हाँ तो बच्चों, इसी के साथ अपना RIMC मैथ्स जून 2010 का पार्ट ए का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसका आंसर अभी नहीं दे पाऊँगा। बाद में अगर हो सकता है तो मैं उसको अलग से अपलोड कर दूँगा। आशा करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन सॉल्व करते समय बहुत मज़ा आया होगा। आपके जो भी डाउट्स है वो पूरे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। आखिर में ज़रूर बोलूँगा
कि आगे आने वाले सभी RIMC के प्रीवियस लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आपके दोस्त लोग जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिलते रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।